क्या किसी से एक नज़र में इतना प्यार हो सकता है कि उसके लिए अपनी जान देना कोई बड़ी बात नहीं है और उसके लिए किसी दूसरे की जान लेना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रुकिए ज़रा, यहाँ पर जीवन भर उस पर समर्पित कर दिया, उसकी इच्छाओं का इतना सम्मान किया, उसके लिए शायद हर वो इम्तिहान दिया जिसमें शायद पास होने की ख्वाहिश रही होगी, लेकिन आखिरी वक्त पर वही जिसके लिए आपने अपनी जान को भी कोई मायने ना दिए हों, वही कहे कि इसी ने मेरे साथ धोखा किया है और इसको कहीं पर भी ले जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आप पर क्या बीतेगी। लेकिन वो प्यार फिर भी बरकरार रहे तो उसे प्यार कहेंगे या केवल एक दिमाग की उपज कहेंगे। आज एक ऐसा नाम आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, ओशो, जिसके नक्शे कदम पर शायद आज भी बहुत फॉलोवर चलते हैं, बहुत लोग उनकी बातें मानते हैं। क्या आपने उनके पास या उनकी सेक्रेटरी या उनकी खास या उनको चाहने वाली या उनसे प्यार करने वाली या उनकी शिष्य यहाँ पर माँ आनंदशीला के बारे में सुना है, उनके बारे में सोचा है या सुना है, या उनके इंटरव्यू आप लोगों ने देखे हैं? कितना बड़ा रहस्य और कितना बड़ा राज है उनकी बातों में। जहाँ पर एक जीती लड़ी आयरन लेडी बनी, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में हार भी उसकी, बेचारी भी वही। एक फिल्म देखिए, एक फिल्म में आप एक्टर हैं, आप विलन हैं, आप दुश्मन हैं, और यहाँ पर आप हारने वाले भी हैं और आप बेचारे भी हैं, और अंत में आपके साथ ही गलत हुआ। तो इतने रोल आप कैसे निभा सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पर एक आयरन लेडी के नाम से यहाँ पर इंदिरा गांधी को ये नाम दिया गया था, लेकिन आनंदशीला से भी यही कहा जाता था कि एक आयरन लेडी है। अगर ओशो से किसी को उसके करीब जाना है या उससे बात करनी है तो यहाँ पर आनंदशीला के पास से होकर वो रास्ता गुजरता है। यानी एक चट्टान की तरह खड़ी रहने वाली महिला कैसे 700 लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकती है, कैसे 700 लोगों को धीमा जहर दे सकती है, कैसे 700 लोगों को ये बिना सोचे ही कि जो उसके श्रद्धालु हैं या उसके बहुत ही अच्छे फॉलोवर हैं, उनके साथ वो इतना बुरा कैसे कर सकती है। कैसे एक दूसरे देश की सरकार ने इन पूरी चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई करी और कैसे ये घटना होती है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक सी घटना है। चलिए, इस घटना की शुरुआत आपको आनंदशीला के बारे में पूरी घटना या पूरी कहानी बताऊंगी, जो एक छोटी सी जगह से आती हैं, जिसने यहाँ पर शुरुआत की थी, बहुत छोटे से थे, लेकिन वो कैसे इतना बड़ा नाम बन जाती है, कैसे उसके एक नाम से हज़ारों लोग काम करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। चलिए, आपको पूरी घटना बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों, गुजरात के बड़ौदा शहर में शीला अंबालाल पाटिल का जन्म हुआ था, जिसका बाद में नाम माँ आनंदशीला रखा गया था। उनका पहला नाम था शीला अंबालाल पाटिल। यहाँ पर जो शीला थी वो एक छोटे छोटे बाल, अपने ही ख्यालों में जीने वाली लड़की और शायद अपने आप से ही बातें करने वाली लड़की। अब छुट्टियों का दौर शुरू हो जाता है, जो गर्मियों में छुट्टियां पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो ये शीला होती हैं, शीला जो होती हैं, ये अपने चाचा के घर छुट्टी मनाने के लिए जाती हैं। आम लोगों की तरह जिंदगी थी, एक साधारण से परिवार में थी और उनकी फ़ोटो भी मैंने लगाई है। बिल्कुल एक आम दिखने वाला परिवार था दोस्तों, ना ज़्यादा अमीरी ना ज़्यादा गरीबी, एक छोटी सी जिंदगी। शीला वहाँ पर पहुँचती है, कमरे में थी शीला। मैं आपको ऐसी मुलाकात यानी ओशो का प्यार या कुछ भी इसे लगा लीजिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो लोगों को शायद उनकी भावनाओं से शायद ये खेलना सही नहीं रहेगा। अब शीला की चाचा के घर के सामने वाली खिड़की पर नज़र पड़ती है, वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ, अब उसे मैं क्या कहूँ, उसे देखकर शीला जो होती है मंत्र मुक्त हो जाती है। यानी उसे एक टक देखती ही रहती है। एक टक देखने के बाद शीला को लगता है कि इस व्यक्ति को तो पाना चाहिए। ये इतना शांत कैसे हो सकता है, इसके अंदर इतनी शांति कैसे हो सकती है, मैं तो इसे पाना चाहती हूँ। बस यहीं से शुरू होती है उस आयरन लेडी की कहानी या उस एक जुर्म करने वाली महिला की कहानी। दोस्तों, यहाँ के बाद उसके चाचा जो यहाँ पर ओशो होते हैं,
उन्हें फॉलो करते हैं। ओशो की सोच के बारे में मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। उनके जो विचार थे, उनके जो भाषण थे या उनकी जो बातें थी, लोगों के दिमाग में घर कर रही थी। ज़्यादा तादाद में लोग उनके फ़ैन हो रहे थे और जिस वक्त शीला ने उसको खिड़की से देखा था, उस वक्त तक एक आम गुरु नहीं थे वो, यानी बहुत लोगों के चहीते थे। दोस्तों, यहाँ पर शीला जब अपने चाचा के साथ वहाँ पर जाती है जहाँ पर ओशो रहते हैं, शीला बावली हो जाती है ओशो को देखकर। जब बावली सी हो जाती है तो यहाँ पर ओशो ने भी शीला का स्वागत किया था अपने आश्रम में और उसे यानी गले लगाया था। शीला जब ओशो की गोद में अपना सर रखती है तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है और शायद उसे यही चाहिए था। शीला का एक इंटरव्यू है, यहाँ पर जो अमेरिका के रिपोर्टर को वो इंटरव्यू दिया गया है, उसमें शीला साफ कहती हुई नज़र आती है कि जब पहली बार मैंने ओशो की गोद में सर रखा था, शायद पूरी दुनिया की खुशियाँ उस गोद में ही थी। क्या प्यार ऐसा हो सकता है? किसी की गोद में सर रखने से क्या आपकी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? दोस्तों, यहाँ पर अब शीला उस आश्रम में अपनी जगह पा चुकी थी। उस आश्रम में रहते हुए शीला आम लोगों की मदद करती है और वहाँ की गतिविधियों को देखती है। ओशो जो ज़्यादातर मौन रहा करते थे, बिल्कुल शांत रहा करते थे, लेकिन उनके सामने गतिविधियाँ सबकी रहा करती थी। अब मैं आपको बताऊं कि ओशो का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर रजनीशपुरम रखा गया था। ओशो का सपना था कि वो एक ऐसी दुनिया बसाएं या एक ऐसी नगरी बसाएं जिसमें केवल उसके भक्त और वही हों और उसमें शायद लोगों की तादाद ऐसी हो जैसी ओशो खड़ा करना चाहते हैं। ये एक सपना था और ये सपना एक वहाँ की मैनेजर होती हैं लक्ष्मी, सेक्रेटरी जो होती है, मैनेजर कह दिया मैंने, ओशो की जो सेक्रेटरी होती हैं उन तक ये सपना था और ओशो का ये बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ओशो जब अपने आश्रम में काम कर रहा था या लोग उसके यानी प्रशंसक बन रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक चिंगारी उठ चुकी थी, जो चिंगारी थी ओशो के कहे हुए शब्दों के खिलाफ। क्योंकि ओशो की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल बहुत खुले विचारों के थे। जब ये विचारधारा कुछ आध्यात्मिक लोगों के पास पहुंचती है तो लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कई सामाजिक लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खराब करना चाहते हैं। कुछ शब्दों को सुनकर आज भी बुरा लगता है तो यहाँ पर एक तरफ विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ जो शीला माँ आनंद शीला थी वो दूसरी तरफ इस आश्रम में अपनी जगह बना रही थी। शीला ने कुछ ही दिनों में, जहाँ पर वो कैंटीन में काम किया करती थी, लोगों को भोजन परोसा करती थी, उसने समझ लिया था कि जिस ओशो से मैं प्रेम करती हूँ उस तक जाने का रास्ता केवल यहाँ पर जो इनकी लक्ष्मी सेक्रेटरी है यहाँ से होकर गुजरता है। किसी तरह से इस महिला को तोड़ना जायज़ रहेगा। अब यहाँ पर उसने कुछ महीने देखा कि जो सेक्रेटरी है वो सभी फैसले करती है, बहुत शांत स्वभाव से करती है, फैसले लेने में बहुत तेज़ है, एकदम से सबका यहाँ पर सुझाव देती है, लोगों को ठीक से हैंडल करती है। तो यहाँ पर शीला ने सब कुछ लक्ष्मी का व्यवहार देख लिया था। अब शीला दूर से दूर ही सभी मसले हल करने लगती है। आश्रम में जो भी गतिविधियाँ होती हैं शीला सब पर अपनी नज़र रखती है। दूसरी तरफ वो मन ही मन ओशो को यानी पसंद करती है। ये मैं अपने दिमाग से बातें नहीं कह रही हूँ, उनके इंटरव्यू गवाह देते हैं या गवाही देते हैं कि वो ओशो को बेइंतहा प्यार किया करती थी। एक बार के स्पर्श से वो कहती हैं कि मुझे पूरे ब्रह्मांड की खुशियाँ मिली थी जब ओशो ने मेरे सर पर हाथ रखा था या मैंने उनकी गोद में अपना सर रखा था। तो आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर शीला ने अपना एक सीधा टारगेट बनाया। यहाँ पर वो आश्रम में रहने वाले लोगों के जो झगड़े थे उन्हें सही से सुलझाया करती थी, इतना मन को शांत दिखाया करती थी, कड़े फैसले लिया करती थी। अब जो आश्रम की लड़ाइयाँ हैं वो उन्हें लक्ष्मी के पास जाने ही नहीं देती है। जिन कामों को पहले लक्ष्मी किया करती थी उन कामों को अब शीला करने लगती है और शीला इन कामों को बेहतरीन तरीके से करने लगती है। तो यहाँ पर आश्रम के जो लोग होते हैं उनका विश्वास लक्ष्मी से ज़्यादा शीला पर आने लगता है और वो शीला को पसंद करने लगते हैं, जो शीला शायद आगे चलकर एक बहुत बड़ा नाम बनने वाली थी। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे जो शीला होती है, माँ आनंद शीला ने अपना वजूद उस आश्रम में जमा दिया था। लोग अब शीला को पसंद करते हैं। धीरे धीरे जो लक्ष्मी होती है वो मैनेजर की, यानी लक्ष्मी जो होती है वो सेक्रेटरी की पोस्ट से हट जाती है और वहाँ पर माँ आनंद शीला ने अपनी जगह ले ली थी और वो एक बड़ा नाम बनकर उभरती हैं। अब वो एक ऐसी ताकत बन चुकी थी
कि उसने ओशो को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। अब ये भीतर की बात है कि ओशो ने उससे ये कहा था या उसका प्यार उससे ये करवा रहा था या फिर वो अपनी सत्ता जमाना चाहते थे। दोस्तों यहाँ पर एक तरफ ओशो का दबदबा बन रहा था तो दूसरी तरफ सरकार भी ओशो के खिलाफ हो चुकी थी उनकी बातों को सुनकर। यही सब कुछ जब चलता है तो यहाँ पर 1981 में जो यहाँ पर माया होती हैं, माँ यानी आनंदशीला होती हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो शीला होती हैं, माया नाम गलत ले दिया है मैंने, तो जो शीला होती हैं उसने उस वक्त तक 1981 तक ओशो पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था। ओशो शीला के कहने पर ही कार्य करते थे या उनके आश्रम में हर आदेश का शीला के का आदेश का पालन किया जाता था। यहाँ पर कोई भी बात ओशो के पास तक पहुँचानी थी तो पहले वो बात शीला के पास आया करती थी। शीला कहती थी कि गुरु को वही बातें बतानी हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, बाकी उन्हें परेशान ना किया जाए, वो मौन समाधि में हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ जो शीला होती है उसने ओशो के सपने को अपना सपना मान लिया था। यानी उनका सपना था कि जो रजनीशपुरम जो वो नगरी बसाना चाहते थे या एक आध्यात्मिक नगरी जो बनाना चाहते थे, उनके हिसाब से वो उस पूरे सपने को खुद जीने लगती है और उसकी सत्ता की भूख अब आगे बढ़ने लगती है। ये मैं शीला के लिए ये शब्द बोल रही हूँ। दोस्तों धीरे धीरे और वक्त बीतता है, जब यहाँ पर गहरा विरोध होने लगता है ओशो का, तो अब शीला एक फैसला लेती है। माँ आनंदशीला एक फैसला लेती है और कहती है कि अब ओशो के लिए ये देश सुरक्षित नहीं है। अब ओशो को हमें ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ पर उसकी साधना में कोई भी बाधा ना आए, उसके कहे अनुसार लोग चलें और कोई भी उनके खिलाफ विवाद ना करें। दोस्तों आपको मैं शीला की रणनीति बताती हूँ। शीला ने यहाँ पर 62,000 एकड़ ज़मीन खरीदी थी अमेरिका में ओशो के लिए, ओशो की उस रजनीशपुरम नगरी को बसाने के लिए। वहाँ पर एक प्री प्लानिंग की जाती है, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ। एक महिला का काम देखिए आप, उसका प्यार या सत्ता की भूख उसे कहाँ लेकर जा रहा था। यहाँ पर 1981 में जो शीला होती है ओशो को लेकर यहाँ से अमेरिका उन्हें सेट कर देती है। वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है। अब ओशो को जो फॉलो करने वाले लोग थे वो कैसे ही, अब आपने देखा नहीं है भारत में जो भी गुरु बनते हैं, संत बनते हैं, तो लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। यहाँ तक होने लगा था कि उस नगरी के लिए, जिस रजनीशपुरम नगरी को ओशो बसाने लगते हैं, यहाँ पर लोग इतने आस्था में या ओशो की भक्ति में डूब चुके थे कि लोगों ने अपनी जो दादा परदादाओं की संपत्ति है उसे बेचकर ओशो की इस नगरी बसाने के लिए दान करना शुरू कर दिया था। उनके पास कितना पैसा था कि अमेरिका में वो 62,000 एकड़ ज़मीन खरीद पाती है वो शीला नाम की महिला, और यहाँ पर फिर भी चंदा या दान आता रहता है। आप सोच कर देखिए कितना पैसा आता है। यहाँ पर दोस्तों अब इस नगरी का निर्माण शुरू होने लगता है। अब यहाँ पर जब निर्माण शुरू होता है तो लोग यहाँ पर बसने लगे थे। जहाँ पर कभी घास फूस या एक बंजर सी ज़मीन दिखाई देती है, यानी दलास एक छोटा सा शहर है अमेरिका का, वहाँ पर ये रजनीशपुरम नगरी का काम होने लगता है। शीला इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से देख रही थी, बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी थोड़ा सा विरोध होने लगा था, क्योंकि अमेरिका के जो मीडिया कर्मी हैं या रिपोर्ट करता है वो शीला से बार बार बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब ओशो किसी के सामने डायरेक्ट नहीं आता है, केवल जो शीला कहती है वही सब लोगों के सामने आया था। यहाँ पर जितने भी ओशो के समर्थक थे वो ये कहते हैं कि अगर कोई ओशो के लिए जान दे सकता है तो वो पहला नाम है शीला का। और क्योंकि भारत में पहले ही ओशो का विरोध हो रहा था, तो दोस्तों वहाँ पर जो नगरी बन रही थी उसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। इकट्ठा होने के बाद अब वहाँ पर भी एक चीज़ उफरने लगी थी या खड़ी होने लगी थी कि वहाँ पर भी लोग विरोध करते हैं। यहाँ पर एक वोटिंग टाइप कुछ ऐसा चलता है जिसमें अगर ओशो के खिलाफ ज़्यादा वोट आई तो यहाँ से भी ओशो को अपना जो ये बोरिया बिस्तरा है या जो नगरी है वो उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शीला के उस कांड को बताती हूँ जो उसने 1984 में किया था। 1984 में जो वो ओशो के लिए ये सब कुछ कर जाती है, क्योंकि शायद उसे उस नगरी की महानायक बनना था। जो नगरी जो रजनीश नगरी थी, ओशो का सपना था, उसकी वो एक बड़ी लीडर बनना चाहती थी। जिस तरह से अब तक ओशो की बाहरी दुनिया से उसका बिल्कुल कटाव कर दिया था,
वो खुद सारे फैसले लेने लगी थी। कुछ ज़रूरी ही बातें ओशो को बताई जाती थी। हालांकि ये कहा जाता है, अब भीतर की बात आज तक भी किसी को नहीं पता है। अब आप सोचिए कि इसमें एक महिला कितने रोल निभा रही है। दोस्तों, अब बारी आती है तो अब क्या करती है जो शीला होती है, एक धीमा जहर। यहाँ पर कई होटलों में और कई जगह वो जहर जो होता है वो खाने में डाला जाता है, जिससे लोगों को उल्टी और डायरिया जैसी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वो वोटिंग ना कर पाएं। और वोटिंग अगर वो ना करेंगे तो ओशो की जो चीज़ें हैं वो सभी ऐसे ही रहेंगी। लेकिन जब 700 लोगों की एक बार में तबीयत खराब होती है तो अमेरिका की जो सरकार है वो हरकत में आती है और उस पूरे मामले की जब वो जांच पड़ताल करती है तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पहली जाँच में कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या हुआ, 700 लोग एक बार ऐसे कैसे बीमार हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब सरकार के सामने आता है तो वहां के लोग इन्हें अब राक्षस कहकर बुलाने लगे थे। अमेरिका के लोग इन चीज़ों का विरोध करने लगे थे। सरकार ने कहा कि ये आतंकवाद की तरह है, ये तो जबरदस्ती लोगों को ऊपर थोपा जा रहा है। सरकार एक कड़ा फैसला लेती है। दोस्तों, यहाँ पर जब 700 लोगों का खुलासा होता है तो इसमें सीधा सीधा नाम शीला का आता है। जब शीला का नाम आता है और चारों तरफ विरोध की हवाएं चलती हैं, आप समझोगे नहीं, ओशो उस वक्त तक भी मौन बैठे हुए थे। लेकिन अब ओशो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और चुप्पी तोड़कर जब वो लोगों के सामने बातें रखते हैं तो शायद शीला ने ये सोचा नहीं होगा। दोस्तों, ओशो ने डायरेक्ट ही मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि ये जो कुछ भी किया है सब कुछ मेरी सेक्रेटरी शीला ने किया है, यानी जिस शीला ने ओशो को अमेरिका में जाकर बसाया, दुनिया के तहानों से बचाया, जिससे शायद वो बेइंतहा प्यार करती है। ओशो ने कहा कि सत्ता की भूख ने उससे ऐसे कराया है। मुझे इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत शांत स्वभाव का रहने वाला हूँ। मैं ये सब कुछ किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होने देता, ओशो ने ये कहा। और इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब कुछ शीला ने किया है। मुझे नहीं पता था कि एक महिला की सत्ता की भूख इतनी बढ़ सकती है जब ये बातें लोगों के सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जो शीला होती है वो ये देश छोड़कर भाग जाती है और वो यहाँ पर स्विट्जरलैंड चली जाती है। वहाँ पर रहकर वो रहने लगती है। लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण या कुछ चीज़ों के कारण वहाँ पर भी इसे वो देश के लोग समर्पित कर देते हैं। यानी जो अमेरिका है वहाँ से ये जब अमेरिका, तो इसे 20 साल की सज़ा होती है। 20 साल की सज़ा के बाद जब ये अच्छा व्यवहार करती है या वहाँ पर रहती है तो केवल ये 49 दिनों में उस जेल से छूट जाती है जहाँ पर इसे 20 साल की सज़ा दी गई थी। ये बात भी एक रहस्य बनता है। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें ओशो का हाथ था। ओशो ने केवल शीला नाम की महिला को या उसकी जो प्रेमिका थी या उसकी वो एक कहते हैं कि एक शिष्य थी, उसको केवल मोहरा बनाया था। इसमें शीला की कोई गलती नहीं थी। कुछ लोग बड़े तबके के कहते हैं कि ओशो की कोई गलती नहीं थी, ओशो ऐसा व्यक्ति नहीं था, यानी एक ऐसा गुरु नहीं था। बहुत सारे लोग आज भी ओशो को फॉलो करते हैं। देखो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस घटना और इस कहानी से क्या उद्देश्य आता है, इसको रखने का कोई केवल यही नहीं है कि आपको एक चीज़ पढ़ी और हमने सुना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उद्देश्य है? किसी के लिए इतना जुनूनी पागल मत बनिए कि आपका अपना जीवन भी या आपका खुद का जीवन ही शायद इस दुनिया के अक्षरों से मिट जाए, लोग आपको याद करना बंद कर दें। अब देखिए, शीला को आज हमने याद किया, लेकिन किस रूप में? एक ऐसी महिला जिसने 700 लोगों की जान को ना देखते हुए उन्हें मरने की आग में धकेल दिया। इस रूप में शीला को याद किया है मैंने और आपको भी याद करा रही हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य है, ठीक है हम एक आस्थावान हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी भूख नहीं होनी चाहिए। अगर शीला के अंदर सत्ता की भूख थी तो उसे इतना भूखा नहीं रहना चाहिए कि वो लोगों की जान सकते खेल जाए। क्या रुपया या पैसा इतने अहमियत रखता है कि लोग एक दूसरे की जान की परवाह नहीं करते? हालांकि ये साफ साफ नज़र आता है। दोस्तों, ओशो ने जिस तरह से इस पूरे केस से अपना पल्ला झाड़ा, उसके बाद जब 49 दिन में शीला यानी जेल से रिहा होती है, रिहा होने के बाद उसके कई इंटरव्यू होते हैं, कई मीडिया कर्मी उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो वो केवल एक ही जवाब, वो मौन हो जाती है। कुछ रिपोर्ट जब यहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है तो कुछ में वो कहती है कि मैं ओशो से बेइंतहा प्यार करती हूँ। और उस पहले मिलन की बात वो सबके सामने रखती है जब उसने खिड़की से ओशो को देखा, एक शांत स्वर में बैठा हुआ सफ़ेद कपड़ों में इंसान। उसने कहा कि शायद ये प्यार ही मुझे इतना आगे तक ले गया। मैंने ओशो के लिए किया
अगर वहाँ पर लोग भारी तबके में यानी भारी तादाद में वहाँ पर वोटिंग करते तो ओशो का जो सपना था यहाँ से ख़त्म हो जाता। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको इसमें क्या शीला का प्यार नज़र आता है या उसकी सत्ता की भूख, जो ओशो ने कहा था ना शुरुआत में कि एक फिल्म देखिए जिसमें आप हीरो हैं, विलन हैं और बेचारे भी आप हैं और मासूम भी आप हैं और प्रेमी भी आप हैं और प्रेम का यानी खून करने वाले भी आप ही हैं। इतने किरदार आप कैसे निभा सकते हैं? ये कहानी हमें सीख देती है। ये घटना हालांकि घटी किसी के भी साथ हो, बड़े बड़े ये जो आश्रम होते हैं इनके साथ ऐसे ही खुलासा होते हैं। इनके भीतर की बातें शायद ना तो हम जान सकते हैं और ना आप जान सकते हैं, लेकिन जब इनके राज आते हैं तो आप सोचिए 100% चीज़ें होती है ना, जो गुनाह होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनमें से जब कोई मीडिया में खबर छपती है ना तो आपको अंदाजे बस बता रही हूँ 15% बातें ही आपके सामने आती हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाती है, आप परेशान हो उठते हैं। तो आप सोचिए 100% बातें जिस दिन आप जानोगे तो आपकी विचारधारा कैसे बदलेगी। यहाँ पर दोस्तों सीधी सीधी बात है, भगवान का नाम लीजिए, नाम जप कीजिए, अपने ग्रस्त आश्रम में ही भगवान के नाम जप करने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन सुंदर और सुनहरा ना हो जाए ना तो मुझसे बात करना। ये मैं दावे के साथ आप लोगों से कह रही हूँ। क्यों है हमें ज़रूरत किसी के पास जाने की? क्यों? हम भी उसी परमात्मा के अंश हैं जिस अंश से एक आश्रम चलाने वाला व्यक्ति उत्पन्न होता है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? हम उसी भगवान के अंश से पैदा हुए हैं जिस अंश से वो पैदा हुए हैं। वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो बुद्धिमत्ता, वो तेजपन आपके अंदर भी है, लेकिन आपने उसे पहचाना नहीं है। अपने आप में जीना सीखो, अपने अंदर भगवान को देखना सीखो। जिस ढूंढते फिरोगे ना कहीं नहीं मिलेगा। अपने अंदर झांको, तुम्हारे अंदर साक्षात प्रभु बैठे हैं। अपने घर में बुजुर्गों की सेवा कीजिए, एक अच्छे धाम पर जाइए। ये लाइनें लगी रहती हैं। एक वीडियो हमने रखी थी, उसमें क्या हाल हुआ था, पैगाम का एक बहुत बड़ा सीन मैंने आपको दिखाया। वो वीडियो आप देखो, उसमें क्या कुछ चल रहा है। आपसे सीधा सीधा कहना है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आपको भगवान ने यहाँ पर भजन करने के लिए भेजा है। मान रहे हैं कि आप प्रवचन सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें हर किसी की सुननी चाहिए, लेकिन नहीं, ये नहीं कि आप अपने आप को झोंक दें और अपने जीवन को ही बर्बाद कर लें। क्या मिला शीला को? हालांकि उसके प्रति उसको बहुत कुछ मिला, जिससे प्रेम करती थी उसके लिए बहुत कुछ किया। यहाँ पर ओशो कई बार भावुक होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद ये जो घटना होती है, इसके बाद वो कहते हैं एक गुरु का जब शिष्य उसे ऐसे धोखा देना तो उस गुरु के अंदर क्या चलता है ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। ये ओशो के शब्द होते हैं। तो आप बताइए आपको इसमें क्या नज़र आता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, इस घटना को, इस कहानी को सीख देने के लिए, क्योंकि ओशो की तो बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में तो मैं कवर ही नहीं कर सकती। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट हमने आप लोगों के सामने रखा जहाँ पर एक इतने बड़े पॉपुलर इंसान को एक महिला अपने कब्जे में कर सकती है। ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। जैसी भी आपकी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।